अब हम रोज़ 5 बजे यहीं पर मिला करेंगे इस शानदार सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा रुचिकर भी है और अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है। परंतु इस क्रिटिकल सब्जेक्ट को मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। हर एक इसकी बारीकी को बहुत खोल करके आपको बताऊँगा। जी, सभी का स्वागत है। हाँ, ये बिल्कुल जो सेशन है वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, यूट्यूब पर रहेगा। मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम राम है और मैं आपको पूरी मूल विधि यूट्यूब पर करवाऊंगा। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आज का दिन भी बहुत शुभ है। दिन भी है क्या? शिक्षक दिवस का। ठीक है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है आपको पता ही होगा। जो आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका आज जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के सुंदर अवसर पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये आप मान लीजिए कि रोजगार विद अंकित की तरफ से आपको शिक्षक दिवस तोहफा है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये पूरा का पूरा जो सेशन आज होने वाला है, ये आपको पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार करके देगा कि मूल विधि एक्चुअली में है क्या, हम किन पॉइंट्स पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। हम किन पॉइंट्स पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, वो पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। और एक सामान्य जानकारी जिसके लिए भी पहली बार, है ना, जो पहली बार मूल विधि को जान रहा होगा, उसके लिए चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो 7 केंद्र बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें मूल विधि क्या है, सिलेबस क्या है, हम सिलेबस को डिकोड करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को नहीं जान रहे हो तो कोई भी फायदा इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने दुश्मन को जानना होता है, उसके हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है, फिर उसके गढ़ में घुस करके उसको जीता जाता है। और मूल विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता छोड़ करके यूपीएसआई को, और इसके इतने ज़्यादा मायने हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये 20 नंबर का सब्जेक्ट आता है, 20 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो ध्यान से मेरी बात सुननी है। तीसरे पॉइंट पे हम इसको डिकोड करेंगे सिलेबस को, कि एक्चुअली में सिलेबस क्या दिया हुआ है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से कितने आते हैं ना, कहाँ से आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो ये तो कानून है, कानून तो बहुत गहरा है। और क्या हमको सारा पढ़ना है? नहीं, हमको वकील नहीं बनना, हमको एडवोकेट नहीं बनना, ना हमको मैजिस्ट्रेट बनना है, ना हमको जज बनना है। हमको क्या काम करना है? हमको केवल उतना पढ़ लेना है जिससे हमारी गाड़ी पार उतर जाए। जहां डीप जाने की जरूरत होगी, मैं अपने आप आपको बिल्कुल नस खींच लाएंगे, नस उखाड़ लाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और जहां पर सतही तौर पर रहना है वहां पर हम सतही तौर पर रहने वाले हैं। और फाइनली फिर मैं आपको क्लास का शेड्यूल बताऊंगा, बट उससे पहले इन 7 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप धैर्य से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये क्लास डेली होगी छोड़ करके संडे को, बाकी बातें आपको सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब चीज़ अच्छी लग रही होगी और सब चीज़ सुंदर लग रही होगी। देखो आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस में क्या होता है, हमारे जितने भी शिक्षक होते हैं, जिनसे भी हमने ज़िंदगी में कुछ भी सीखा है, उनको हम नमन करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनको हम थैंक यू बोलते हैं। और उसमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले माँ आती है, जिनको मम्मी भी कह देते हैं, है ना, माता भी कहते हैं, अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है। तो उनके लिए ना 2 पंक्ति, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु होती है। वो सबसे पहले उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, है ना। तो माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। तो माँ के चरणों में जो नमन करते हुए मैं आपको 2 पंक्ति उनके लिए पेश करता हूँ, है ना। तेरे मुस्कुराने का असर, है ना, माँ जो होती है, तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर यूं होता है, तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर यूं होता है। लोग पूछते हैं दवा क्या है, और मैं चुपके से कह देता हूँ माँ, मैं चुपके से कह देता हूँ माँ। तो अपनी माता जी को जरूर प्रणाम करिएगा, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है वो माँ के कदमों में से ही होकर के निकलता है। आइए अब बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आपका जो ये सब्जेक्ट है मूल विधि, नाम क्या है? मूल विधि। ठीक है, जिसको अंग्रेजी भाषा में सबस्टेंटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्टेंटिव लॉ कहा जाता है। सबस्टेंटिव लॉ कहा जाता है।
कहीं कहीं जगह इसको लिख देते हैं, क्या लोग लिख देते हैं कि भाई सब मूल का मतलब बेसिक है ना, मूल का मतलब बेसिक, लॉ और विधि के लिए लॉ लिख देते हैं। तो एक्चुअली में बेसिक लॉ बोलना ठीक नहीं है, जो टेक्निकल टर्म है वो सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। ये जो क्लासेस रहने वाली हैं दोस्तों, इनमें हम क्या काम करेंगे, हिंदी का तो प्रयोग रहेगा ही, इसमें यथा स्थान यथा समय, यानी कि जहाँ पर ठीक टाइम पे ठीक जगह जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जैसे ये नाम है तो उनके नामों को मैं अंग्रेजी में भी लिखते हुए चलूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं क्या काम करूँ आपके लिए बाइलिंगुअल चीज़ों को लेकर के चलूं, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई दिक्कत ना हो। अब एक एक बिंदु को हम लेते हैं और एक एक बिंदु को हम लोग समझना यहाँ पर चालू करते हैं। हाँ, कोई इस चीज़ पर ध्यान मत दो, ये मैंने परमानेंट टैटू बनवा रखा है, तो पढ़ने पे ध्यान रखो। मेरे शौक हैं ये ना, मेरे बड़े शौक हैं। कोई यहाँ पे टैटू बनवाता है, कोई यहाँ बनवाता है, कोई यहाँ, मैंने यहाँ पे बनवा रखा है। तो रिलैक्स गाइज, चिल गाइज, ये तो टैटू है, ठीक है, मेरा टैटू है। मूल विधि, है ना, ध्यान रखना है क्या, ये सब्सटेंटिव लॉ है। मैं पहले आपको मूल विधि के बारे में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ ये है, आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ आपको रोजगार विद अंकित जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चिंता करने की, समस्या करने की कोई भी बात नहीं है, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस अब मैं चाहता हूँ आप पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करो, क्योंकि जंग उस तरह से होगी जिस तरह से आपने सोची भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऐसे नसों में उतार दी जाएंगी चीज़ें कम से कम टाइम में, बेहतर से बेहतर, कि आपको मज़ा आने लगेगा। बस हुजूर आला मेरी तरफ यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। मूल विधि को सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। अब अगर इस मूल विधि शब्द को लो तो इसमें दो शब्द हमको प्रतीत होते हैं, एक मूल और एक विधि, है ना, मूल और एक विधि, ये दो शब्द हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें कि भाई यार मूल क्या है और भाई विधि क्या है ना, मूल क्या है और विधि क्या है, तो विधि जो शब्द है ना, ये जो आपका विधि शब्द है, ये विधि शब्द आपका हिंदी का शब्द है। कहाँ का है ये विधि शब्द? आपका हिंदी का शब्द है ना, हिंदी का शब्द है। आप इस शब्द को उर्दू जुबान में, है ना, उर्दू जुबान में, है ना, उर्दू जुबान में क्या कहते हैं, उर्दू, है ना, उर्दू जुबान में, इसी कानून के हाथ हैं जल्दी कट जाते हैं, है ना, क्या कहते हैं अभी बता रहा हूँ, सब चीज़ बताऊंगा, ध्यान से चलिए। मैंने पूरा क्रम निर्धारित कर रखा है, प्लीज़ ध्यान से चलिए और गुस्सा मत दिखाइए, क्योंकि मेरे साथ में गुस्सा नॉट अलाउड, ठीक है। एंजॉय नॉलेज और कंटिन्यूटी अलाउड है, ठीक है। इसको उर्दू कहते हैं, है ना, और अंग्रेजी भाषा में इसी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो लॉ है ना, यानी कि विधि, कानून और आपका जो लॉ है उसको क्या, ये तीनों समानार्थी हैं, इनको पर्यायवाची कह सकते हैं, आप इनको क्या कह सकते हैं, सिनोनिम कह सकते हैं, है ना। पर एक चीज़ हमारे दिमाग में आ सकती है कि सर ये तो समझ में आ गया कि विधि है, कानून है, लॉ है ना, ये तो बताओ मुझे कि ये होता क्या है। तो एक्चुअली में ये ना क्या है, ये नियम है आपके, क्या है बंधु, ये आपके नियम हैं, ये कुछ नियम, कायदे, कानून हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, है ना, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना, नियंत्रित, है ना, नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बात आपको समझनी है, बनाए जाते हैं। हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे, मैंने इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट बोले हैं कि हम इन पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मूल विधि क्या है, उसके बाद सिलेबस है, फिर अच्छे से सिलेबस को डिकोड करेंगे। हर चीज़ मैं इस सेशन में आपके साथ साझा करूँगा, इसीलिए इस सेशन का नाम सामान्य जानकारी है। अपने दरोगा वाले एटीट्यूड को थोड़ा सा दिखाइए और अपनी मैच्योरिटी को भी यहाँ पर पेश करिए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत आनंद आपको मेरे साथ में आने वाला है, ठीक, ध्यान से सुनिए। तो क्या है यहाँ पर, विधि, कानून, लॉ एक ही बात है। और ये क्या चीज़ होती है लॉ? तो लॉ क्या रहता है दोस्त, ये कुछ नियम हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो समाज में लोगों का जो बिहेवियर है, जो आचरण करने का तरीका है, उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। ये नहीं कि कोई मनमाना आचरण करे, कोई कह ले भाई मैंने तो ब्लेड मार दिया चलते हुए, भाई ये क्या है, भाई यार अब उनका स्टाइल है ना, ये मेरा आचरण है, मैं तो वो कहेगा भाई ना, ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे आचरण से दूसरे के स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन पर खतरा आ रहा है, उसकी प्रतिष्ठा पर खतरा आ रहा है, तो ये आचरण इज नॉट अलाउड, दिस आचरण इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो लोगों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए जो नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, उसी को विधि, उसी को कानून या लॉ कहते हैं।
ये तो हुई मोटी मोटी बात लॉ की, गंभीरता से समझना है, ठीक है। उसके बाद मूल जो शब्द आता है, मूल का मतलब आपको लगेगा कि भाई जड़ की बात हो रही है, इसी को अंग्रेजी भाषा में रूट कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों शब्दों का अर्थ मिलाओगे तो यानी कि ऐसे नियम जो जड़ से जुड़े हुए हैं, ऐसी 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 कोई परिभाषा आपके दिमाग में आएगी, है ना। विधि की परिभाषा हमने अलग देख ली, मूल की परिभाषा हमने अलग देख ली। तो मूल का मतलब जड़, है ना, या रूट, या बिल्कुल बेसिक जो कानून है, ये इसकी परिभाषा समझ में आती है, परंतु ये इसकी परिभाषा नहीं है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, ठीक है। यहां पर इसका मतलब ये नहीं है जो हम यहां पर दोनों शब्दों के अर्थ को मिलाकर के बना रहे हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें तो गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, गंभीरता से मेरी बात आपको सुननी है। यदि हम इसकी परिभाषा की यहां पर चर्चा करें तो भारत में दो तरह के कानून होते हैं, ठीक है। भारत में दो तरह के कानून होते हैं, एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉ, एक होते हैं प्रोसीजरल लॉ, है ना। सब्सटेंटिव लॉ जिसको मूल विधि कहा जाता है ना, और इनको अगर हम बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जो लोगों के, है ना, जो लोगों के अधिकारों की, है ना, जो लोगों के अधिकारों की, है ना, जो लोगों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की बात करें, है ना, वे कानून, है ना, वे कानून जो लोगों के अधिकारों की तथा कर्तव्यों की, है ना, की बात करें, है ना, लोगों के अधिकारों की तथा कर्तव्यों की बात करें, है ना, वे कानून क्या है, वे कानून जो लोगों के अधिकारों की और कर्तव्यों की बात करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, यहां पर सब्सटेंटिव लॉ जो है, ये मूल विधि जो है ना, ये कोई अकेला कानून नहीं है दोस्तों, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ जो है ये कोई अकेला कानून नहीं है कि भाई मूल विधि है, कि पेपर में मूल विधि आ रही है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि मूल विधि क्या है, तो आप बोलोगे सर उसमें आईपीसी और सीआरपीसी, पहले आईपीसी था अब तो बीएनएस है, ठीक है, सीआरपीसी पहले था अब बीएनएन है ना, अब अलग है, बीएनएसएस है अलग है। तो अलग अलग तरह अब कानून के नाम बदल गए हैं, पर आप बोलते हो सर डिफरेंट एक्ट्स हैं, पर ऐसे आप नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि राम सर ने बताया है कि मूल विधि एक्चुअली में क्या है, सेट ऑफ रूल्स है ना, सेट ऑफ लॉज है, सेट ऑफ लॉज, है ना, यानी ये कानूनों का समूह है। ये क्या है, कानूनों का समूह है ना, इसमें बहुत सारे कानून हैं, है ना, कानूनों के समूह को मूल विधि बोला जाता है, सेट ऑफ लॉज को क्या मूल विधि बोला जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। कोई पूछे सब्सटेंटिव लॉ क्या है, मूल विधि क्या है, तो ये सेट ऑफ लॉज है, यानी कानूनों का समूह है, और वे कानून हैं जो नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तथा ड्यूटीज की बात करते हैं। किसकी, ड्यूटीज की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं। देखो, अगर किसी का अधिकार है सुरक्षात्मक माहौल में रहना, है ना, फ्रीली घूमना, है ना, अपने शरीर की रक्षा करना, है ना, मतलब अपना उसका शरीर भी ठीक रहे, उसका अधिकार है ना, उसकी संपत्ति भी अच्छी रहे, उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी रहे, तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार, यदि मैं कहूं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा संपत्ति संबंधी अधिकार है, शरीर संबंधी अधिकार है, प्रतिष्ठा संबंधी अधिकार है, तो जो मेरा अधिकार है वो देश के दूसरे नागरिकों पर कर्तव्यों की तरह से होता है कि अगर ये इसका अधिकार है, ये ड्यूटी है कि इसके अधिकारों का हनन ना होवे। तो वे कानून, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात मूल विधि क्या है, सेट ऑफ लॉज है, यानी कि कानूनों का समूह है। दूसरी बात क्या है, अब इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। वे कानून जो लोगों के अधिकारों की चर्चा करते हैं, राइट्स की चर्चा करते हैं, और जब किसी के अधिकारों की चर्चा होती है तो किसी एक का अधिकार दूसरे के लिए ड्यूटी बन जाता है कि ये इसका अधिकार है, तो तेरी ड्यूटी है कि ये इसके अधिकार बेकार ना हो पाए, इनका हनन ना हो पाए, ये इनका वायलेशन ना हो पाए। और दूसरी बात है, अगर अधिकार है तो ड्यूटी भी है, और ड्यूटी अगर है तो ड्यूटी को अगर कोई तोड़ता है ना, अधिकारों से संबंधित ड्यूटी को कोई तोड़ता है, अधिकारों संबंधी ड्यूटी की बात हो रही है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं हो रही है जो आपके 51A में दी गई है। अगर कोई किसी का अधिकार है तो अलग नागरिकों की ड्यूटी है कि उसके उन अधिकारों का हनन ना होवे, और यदि अधिकारों का हनन होता है तो पॉइंट नंबर 2, दंड का प्रावधान करते हैं। क्या करते हैं, दंड का प्रावधान करते हैं, दंड का प्रावधान करते हैं। इतना अगर आपको मूल विधि के संबंध में पता है तो आप ये माना जाएगा, आपके लिए ये माना जाएगा कि आपको मूल विधि की परिभाषा पता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। मूल विधि क्या है, सेट ऑफ लॉज है, कानूनों का समूह है जो व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकारों की चर्चा करता है, राइट्स की चर्चा करता है, और यदि राइट्स आ रहे हैं
तो सामने वाले व्यक्ति, जो उस व्यक्ति के सामने जिसके अधिकारों की चर्चा हो रही है, तो वो उनके लिए ड्यूटीज की तरह हैं, और यदि वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करता और सामने वाले के अधिकारों का हनन करता है, उनका वायलेशन करता है, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट यानी दंड का प्रावधान भी ये कानून करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जिस कानून में हैं उनको मूल विधि कहा जाता है, उनको सब्सटेंटिव लॉज कहा जाता है। इज दैट क्लियर? बताओ, क्लियर हो गया क्या आपको? हाँ, है ना, है ना, ये क्लियर हो गया क्या आपको? समझ में आ गया क्या आपको? ये चीज मुझे आप क्लियर कर दो, ठीक है। साथ में एक बात और भी है, साथ में एक बात और भी है, यदि दंड की बात होगी तो दंड के बारे में ये बताएगा कि भाई कितना दंड मिलेगा, है ना, ये भी बात होगी कि भाई कितना दंड मिलने वाला है। दंड भी कितने तरह के होते हैं? दंड भी 2 तरह के होते हैं, एक तो जुर्माना लगता है ना, और दूसरा होता है कारावास, है ना, यानी कि बिहाइंड द बार्स, है ना, जेल हो जाती है। और जेल भी 2 तरह की होती है, एक आपकी सादा कारावास होता है, एक सश्रम कारावास होता है, यानी कि जाओ जेल में रहो, पड़े रहो। पर दूसरा होता है कि जाओ वहां मेहनत करो तो आपकी जिंदगी चलेगी। तो कर्तव्यों की बात करते हैं और जो दंड का प्रावधान करते हैं, कितना दंड, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, उनको सब्सटेंटिव लॉज कहा जाता है, और ये सेट ऑफ लॉज हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी मूल विधि के बारे में आपको होनी चाहिए थी कि मूल विधि क्या चीज होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए था। विधि के बारे में मैंने यहां पर सारी चर्चा कर ली। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने के बाद आपको क्लियर आपको दिखाता हूं। यहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है सिलेबस, ठीक है, हमारा दूसरा बिंदु सिलेबस है। देखो आप हम लोग फेल क्यों होते हैं, है ना, है ना, हाँ हाँ, ये चीज है। एक चीज मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, एक चीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जगह जगह मतलब पोस्टेड हैं, जो पिछली वाली भर्ती है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। और अभी क्या है कि रोजगार विद अंकित पर मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला है। तो आप धैर्य से देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे ना जानते हो, पर आप जान जाएंगे। और मैं दावा करता हूं कि आपको जरा सी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। जिस दिन परीक्षा में आप बैठेंगे तो 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का यदि मूल विधि से आ रहा होगा तो आप मैक्सिमम करेंगे, ये मेरा दावा है। बस धैर्य से मेरी बात सुनिए, ठीक है। ये सेशन पूरा आपको बताने के लिए है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे पिछले वाला 2021 का, तो उस नोटिफिकेशन में 2021 जो 95 से 34 भर्ती आपकी आई थी, है ना, उसका नोटिफिकेशन यदि आप बंधुवर देखेंगे तो आपको वहां पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के सिलेबस के, है ना, सिलेबस के संदर्भ में ये पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मूल विधि का सिलेबस देखने को मिलेगा। और इसमें क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि 2021 का था, अभी आपके कानून बदल गए हैं, है ना, आपके कानून अभी बदल गए हैं, इस चीज को ध्यान से देखना है। भारतीय दंड विधान यानी कि पहले आईपीसी था, ठीक है, पहले क्या था? आईपीसी था, है ना, और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी था। आईपीसी में क्या क्या था? कोई आदमी क्या अपराध करता है, उसका दंड क्या होगा, अपराध की परिभाषा और दंड, है ना, क्या अपराध माना जाएगा, किस काम को अपराध माना जाएगा और क्या उसका दंड माना जाएगा, क्या उसका पनिशमेंट होगा, ये बात हो रही थी आईपीसी में। और किस तरह से उसको ये दंड दिया जाएगा, ये बात हो रही थी सीआरपीसी में। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यानी कि महिलाओं से संबंधित कानून आपको देखने हैं, बच्चों संबंधित कानून आपको देखने हैं, और अनुसूचित जाति संबंधित कानून आपको देखने हैं। यातायात नियम आपको देखने हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस है। पर्यावरण संरक्षण आपको देखना है, वन्यजीव संरक्षण आपको देखना है, मानवाधिकार संरक्षण आपको देखना है, ह्यूमन राइट्स, है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आयकर अधिनियम आपको देखना है, इनकम टैक्स, है ना। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपको देखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आपको देखना है, आईटी अधिनियम, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपको देखना है, साइबर क्राइम आपको देखना है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको देखना है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी कि ऐसे कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्लियर।
उसके बाद आपको भूमि सुधार, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं जिसमें जमींदारी उन्मूलन हुआ है विशेषकर, ठीक है, लैंड इक्विजिशन है ना, अब भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून देखने हैं, और भू राजस्व संबंधी अन्य कानून आपको देखने हैं जो उत्तर प्रदेश संबंधी है। तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने आपको दिखाया। आइए इसको डिकोड करते हैं कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, क्या ये ही अकेली है या इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, डिकोड सिलेबस, ठीक है। आप में से हाँ अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, आनंद से पढ़िए, डेफिनेटली आपको मजा आएगा, और कितने ढंग से मैं चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए। अभी बताऊंगा तुमको मैं, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। हाँ अब इस बार इतने तरीके से आपको पढ़ना है, इतने तरीके से आपको पढ़ना है कि यूपीएसआई की एक पोस्ट आपको अपने कब्जे में करनी है। अपने दिमाग में वीर रस को जगा लीजिए। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना। और वीर रस के आधुनिक कवि कौन माने जाते हैं? वीर रस के आधुनिक कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनकी पंक्तियां हैं, याचना नहीं अब रण होगा। क्या? ये मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को यूपीएसआई की नौकरी, याचना नहीं अब रण होगा, है ना। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय, या तो हम जीतेंगे, जीवन जय या कि मरण होगा, या तो हम जीतेंगे या हम मारे जाएंगे। कार्यम वा साधेयम शरीर वा पातेयम, या तो कार्य सिद्ध होगा या मृत्यु होगी, दो में से एक चीज होगी। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, इस धैर्य के साथ, इस पराक्रम के साथ अपनी बेरोजगारी को धो डालो। शिक्षक दिवस है, सबसे बड़ी शिक्षिका कौन है? माँ है। उनकी आंखों में जो हर बार तुम्हारी सफलताओं से आंसू टपकते हैं, इस बार वो आंसू टपकने नहीं चाहिए। और उसी चीज को, उसी तकलीफ को मिटाने के लिए आई एम हियर, माय नेम इज राम भारद्वाज। इस चीज को आप ध्यान रखिए और धैर्य से समझने का और पढ़ने का प्रयास करिए। कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से लिखिए, इसका समाधान तात्कालिक रूप से किया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ध्यान से सुनिए, अब हम सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं। अब हम सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं कि जितना सिलेबस इन्होंने मीठा मीठा बोल करके दे दिया है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नज़र का फितूर है, ये जो इन्होंने बता दिया, सिलेबस थोड़ा सा बता दिया, पर ये इतना काम नहीं करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है जहां पर इन्होंने बोला भारतीय दंड विधान, है ना, एवं दंड प्रक्रिया संहिता। जो भारतीय दंड विधान है ये थी आपकी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, ये होती थी पहले। क्या थी? दंड प्रक्रिया संहिता, है ना। यह है सीआरपीसी, है ना, सीआरपीसी आपकी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि किस तरह से किसी व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। परंतु अब इनकी जगह नए कानून आ गए हैं, ये अभी वर्तमान में लागू नहीं है। इनका नाम बदल करके, है ना, या इनका स्वरूप बदल करके पूरा का पूरा भारतीय न्याय संहिता हो गया है, जिसको पहले आईपीसी बोला जाता था, अब उसको बीएनएस बोला जाने लगा है। भारतीय न्याय संहिता, संहिता या संहिता, ये तीनों ही बोले जाते हैं, ठीक है। और जो पहले कभी सीआरपीसी हुआ करता था, आजकल उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस कर दिया गया है। तो इसके बारे में अभी माकूल चर्चा हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बीएनएसएस आगे यहां पर देखने का प्रयास करो। ये पहले हुआ करती थी, है ना, ये पहले हुआ करती थी, ये आजकल पता नहीं कहाँ गायब हो गई, आजकल तो चर्चे बाहर के हैं, ठीक है। पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, ये आजकल नहीं चलती। अब इसकी जगह नए कानून द भारत संहिता, है ना, संहिता 2023 ये चलती है। तो ये आपको देखना है। साथ में आपको देखना है, पहले चलती थी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना, सीआरपीसी इसको कहा जाता था, ये पहले चलती थी, परंतु अब ये नहीं चलती। इसकी जगह आपकी क्या आ गई है? द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये दो नए कानून आए हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी तक हमारी भर्ती जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है ना। उसके बारे में चर्चा है कि 5000 पद आएंगे, 5.5 आएंगे, 4.5 आएंगे, 6 आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे। पर अगली जो भर्ती आने वाली है वो यूपी पुलिस एसआई ही होगी, ऐसा पूरा का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये चीज़ पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी। परंतु
पूरा अनुमान है, पहले एक बार को न पूछी जाती हो, अब जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि थाने में जो थानेदार बन करके आप बैठोगे, रपट लिखने का काम करोगे, तो रपट लिखने में धाराएं ही लगानी पड़ती हैं, तो धाराएं आपसे जरूर वो पूछेगा, ऐसा मुझे अनुमान है। बाकी सिलेबस पर डिपेंड हो जाएगा चीजें, है ना, कि इसमें क्या पूछेगा, किस तरह से चीजों को पूछेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो इन्होंने लिखा है भारतीय दंड विधान, तो दंड विधान में आईपीसी जगह बीएनएस और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस, जिनके चित्र भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब जो दूसरा पॉइंट इन्होंने बहुत सादगी से कह दिया है ना, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी जो विधिक प्रावधान हैं वो हैं, पर आपको मजाक लग रही होगी, है ना, आपको मजाक लग रही होगी कि भाई ये तो सिंपल है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा, बट नहीं, मैं आपको प्रूफ करूंगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, क्वेश्चन कैसे आए हैं, और बच्चों ने जिन्होंने मेहनत करी है उन्होंने किस तरह से गेन लिया है, क्योंकि मैथ सब कर लेंगे, रीजनिंग सब कर लेंगे, हिंदी सब कर लेंगे, संविधान सब कर लेंगे, अंतर क्रिएट करने का काम करेगा ये सब्जेक्ट, ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस अकेले पॉइंट में आपको इतने सारे कानून देखने पड़ेंगे, ठीक है, और इन सब कानूनों से आपके क्वेश्चन आए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, जो मारपीट होती है घरों में बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उसके संबंध में जो कानून है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि महिलाओं को मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी और तरीके से बदनाम करने का जो कार्य है, यदि कोई ऐसा करता है तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत वह अपराधी माना जाता है, ठीक। तीसरा, आपको डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। चौथा, आपको बाल विवाह निषेध अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डीप जा करके पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसमें से कुछ मेन धाराएं हैं, कुछ मेन बिंदु हैं, उनको देख करके हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद पोक्सो अधिनियम, है ना, ये क्या है, आपका पोक्सो एक्ट है, बहुत खतरनाक एक्ट है अपने आप में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, है ना, क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये आजकल बहुत लगाया जाता है, जो मोहब्बत करने लगते हो तुम बिना उम्र देखे, थोड़ा संभल कर चलना, कहीं पोक्सो न लग जाए, ठीक है। तो जब भी मोहब्बत करने का दिल करे तो पहले आधार कार्ड देखा करो, उसके बाद हालातों को आगे बढ़ा करके कार्ड दिया करो, ठीक है। तो पहले देख लिया करो कि भाई वो 18 साल के हो गए कि नहीं हो गए हैं, ठीक है। यही जब बात ही ऐसी हो रही है तो गुलाब देने से होती मोहब्बत अगर, है ना, गुलाब देने से अगर मोहब्बत होती, है ना, गुलाब देने से मोहब्बत होती, गुलाब देने से मोहब्बत होती तो माली सारे शहर का महबूब होता। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब भी इश्क करने जाओ तो चेक द आधार कार्ड फर्स्ट, ठीक है, नहीं तो ये पोक्सो एक्ट है, आप जाओगे चाय कॉफ़ी पियोगे, उधर घर की तरफ से आपकी तरफ ये पोक्सो एक्ट लग जाएगा, इसको भी हम देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम है, ये देखना ज़रूरी है। और एक अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट है, इसको हमको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के अंतर्गत ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्ट आपको यहाँ पर देखने ज़रूरी हैं। और इन सब से पहले सालों में परीक्षाएं आई हैं, इस चीज़ को, परीक्षा में प्रश्न आए हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यातायात नियम से संबंधित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मैं दिखाऊंगा भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, जो आपका मोटर वाहन अधिनियम है तथा इसका जो अभी संशोधन हुआ है, वहां से भी आपके क्वेश्चन, पहले जुर्माना आधा हुआ करता था, अब डबल हो गया, वो संशोधन के तहत हुआ है। तो मोटर वाहन अधिनियम से प्रश्न आते हैं और ट्रैफिक रूल्स से प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, ऐसे ऐसे आपके प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है।
चौथा वहां पर लिखा है पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण में आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखना होगा, यहां से प्रश्न आते हैं। वन्यजीव संरक्षण में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कंजर्वेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, और ये बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस पर चर्चा करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन, तो इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम तथा मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में चर्चा हमको करनी पड़ेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम देखना होगा, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये हमको देखना ही है उधर। एक हमको एनएसए देखना है, जिसको रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हमको देखना होगा। साथ में आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या पुलिस वाला बनेगा रे तू यदि तेरे को साइबर अपराध की जानकारी नहीं है, क्योंकि आईटी सेल भी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और अब अपराध केवल धरातल पर नहीं ऑनलाइन जगत में भी होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, और जितने नौजवान लड़के लड़कियां पुलिस बलों में भर्ती हो रहे हैं तो उनको उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। कितनी तरह के साइबर अपराध इत्यादि होते हैं, यहाँ से जिस टाइप के प्रश्न आएंगे उनको हम देखेंगे। एक जनहित याचिका है ना, क्या है जनहित याचिका, जिसको पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, इसके बारे में देखना है, कब किसने शुरुआत करी, कौन जस्टिस थे, कौन वकील थी जिनका नाम इसमें जाना जाता है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जितने भी कानून ये मैंने बता दी। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का ज्ञान में आपको भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स में जमींदारी उन्मूलन देखना है, और लैंड इक्विजिशन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन है ना, पुनर्स्थापन अधिनियम आपको देखना है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया है, इसको अच्छे से आप देखना है। हाँ, मैं पढ़ाई तो रहा हूँ भाई मैं पढ़ाई तो रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कृपया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज रहती है, कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते भी कि नहीं आते। देखो, ये यूपी पीआरपीबी है ना, यूपी पीआरपीबी जो आपका भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड कहता है कि भाई यदि मैं 40 क्वेश्चन जीके में पूछूंगा ना, तो उसमें से 24 क्वेश्चन मैं अकेले मूल विधि से, है ना, अकेले कहाँ से, आपके मूल विधि से प्लस आपके संविधान से पूछूंगा भाई मैं, है ना, ये अकेले क्वेश्चन इतने पूछूंगा। फिर आगे बोलता है वो कि भाई अब और सुन लो, लगभग 8 क्वेश्चन मैं आपके मूल विधि से पूछूंगा और 16 क्वेश्चन मैं आपके संविधान से पूछूंगा। अब ये बिल्कुल सेम रेशो नहीं रहता है, यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। कहीं पर मूल विधि से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं, कई बार मूल विधि से डाउन हो जाते हैं, संविधान से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है ना। और यही ट्रेंड लगभग 2021 की परीक्षा में, 16 की परीक्षा में, 11 की परीक्षा में भी देखने के लिए मिला है। तो यदि आप 8 क्वेश्चन मानेंगे, है ना, आप 8 क्वेश्चन मानेंगे, तो 8 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो आपके 20 नंबर की, है ना, 20 मार्क्स की आपकी मूल विधि आती है। और यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन कितने होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और 20 क्वेश्चन यदि आप क्लियर कर ले जाएंगे तो आपके लिए मतलब इस एग्जाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और इसी चीज़ पर बच्चे ध्यान नहीं देते। मैंने मूल विधि की परिभाषा शुरू में क्यों दी थी, इसलिए दी थी जिससे आप में से अधिकतर लोगों का ये भ्रम टूट जाए कि मूल विधि का मतलब, पहले आईपीसी और सीआरपीसी को जो मानते थे, जिसका नाम आजकल बीएनएस है, ये अकेला है, पर नहीं, है ना। मूल विधि का मतलब बहुत सारे कानूनों का समूह, सेट ऑफ लॉज, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ लॉज, ये आपको समझना है। तो मूल विधि केवल आईपीसी नहीं। और ज्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, उसमें आईपीसी की एक आध धारा दिखाई देती है, तो समझते हैं कि भाई एक आधी तो क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो इतने के लिए इतना ज्यादा क्यों पढ़ा जाए, और वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आप मेरे पास यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। ये 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ था, वो लिखना मैं यहां पे भूल गया। 2021 का जो यूपीएसआई 9534 वाला लास्ट भर्ती जो थी, उसका ये क्वेश्चन है, लिखा है किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी या हेड गियर पहनना चाहिए। एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ डैश डैश शैल
wear a protective headgear while driving or traveling on a motorcycle। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 18 ईयर्स, 7 ईयर्स, 16 ईयर्स और 4 ईयर्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज पूछी जा रही है। अब आप में से जो व्यक्ति अवेयर नहीं होगा इस सब्जेक्ट के बारे में, वो सोच लेगा कि ये क्वेश्चन तो ना जनरल नॉलेज का है, जीएस का है, तो यहाँ से सिंपल मतलब इसको मतलब भ्रमित हो जाएगा इसको देख करके। बट यदि आप देखो तो मोटर यान अधिनियम जो है आपका, कौन सा, जो आपका मोटर यान या मोटर वाहन अधिनियम जो है आपका दोस्तों, उसमें ना, उसमें आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ हाँ, है ना, ध्यान से इसमें देखने की जरूरत है, क्या टेंशन मत लो दोस्तों, है ना। मोटर वाहन अधिनियम की धारा, है ना, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में ये फैक्ट दिया गया है। 129 में मोटर यान अधिनियम की धारा 129 में ये फैक्ट आया है, ठीक है। और वहां पर ये बात बोली गई है कि 4 साल से ऊपर की एज का कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल वगैरह पे चलता है तो उसके लिए एक सुरक्षात्मक टोपी या हेडगियर पहनना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्ट से है, डायरेक्ट क्वेश्चन मूल विधि से है। तो जरूरी नहीं कि वहां पर धाराओं के नंबर देखने को मिले, वहां पर आपको इस तरह से एक्ट के अंदर से जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर तो आप देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये संभवतः 2017 जो है, संभवतः नहीं 2017 वाली भर्ती का है। यहां पर देख सकते हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। यहां पर 2 फैक्ट दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र, यानी किसी फोटोग्राफ के बारे में बात हो रही है, का उत्पादन करना या विपरीत करना जिसमें किसी भी रूप से महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो। यानी कि आपने कोई भी किसी महिला का फोटो निकाला या महिलाओं का फोटो निकाला जिसमें महिलाओं की एक गलत इमेज बनाई जा रही है, अवैध है। क्या ये कथन सत्य है? तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सत्य है। आगे दूसरा पॉइंट क्या है, उपर्युक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसके प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि भाई पहला पॉइंट तो ये कह रहा है किसी औरत का, किसी महिला का फोटो नहीं लगा सकते, अगर लगाओगे तो वो गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा फोटो लगा सकते हो यदि वो किसी मतलब साइंस के लिए है, साहित्य के लिए है, कला के लिए, शिक्षा के लिए है या किसी धार्मिक यूज के लिए है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, वहां पर उसको परमिसेबल किया गया है। तो पूछा गया है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो ये दोनों ही सही हैं, है ना। और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में वर्णित है। अब बताओ, ये धाराओं से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यहाँ धाराओं के नंबर ना दे करके क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट बना दिए जा रहे हैं फैक्ट्स। तो एक्ट से ऐसे प्रश्न आते हैं, धाराएं भले ही 1-2 देखने के लिए मिले, बट बच्चों 8 क्वेश्चन थे। और मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे नहीं, हमारे, माफी चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो पहले भी एग्जाम दे के आए हैं, उन्होंने बात बोली है, किसी शिफ्ट में 6, किसी में 7, किसी में 8 क्वेश्चन तक भी बच्चों ने मूल विधि से, यानी कि पहले वाली आईपीसी, सीआरपीसी एंड डिफरेंट जो माइनर एक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये बात आपने समझ ली, है ना। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो 8 क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन आपका आईपीसी से, एक आध क्वेश्चन आपका सीआरपीसी से, जो आपका बीएनएसएस हो गया है पहले, बी और आईपीसी बीएनएस है, और डिफरेंट एक्ट से घुमा फिरा के लगभग 8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा बीएनएस है ना। उसके बाद आपके ये एक्ट्स हैं, ये अधिनियम है आपके, तो इनमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता लग गया मूल विधि में सिलेबस तो आपका सारा ही है, ठीक है। जो बीएनएस है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, जो आपका बीएनएसएस है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, और उसको बहुत ज्यादा डीपली हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भर्ती अभी सामने है नहीं। बीएनएस को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, एक्ट से तो प्रश्न बनने ही बनने हैं, क्योंकि नए कानून है, तो क्या पता वो उसमें 1% शामिल ना करें, या किस तरह से शामिल करें, या कुछ पॉइंट्स दे दें हम उस तरह शामिल करें। तो क्योंकि हमको मूल विधि क्लियर करनी है, कवर करनी है, तो मैंने विचार बनाया है पहले आपको एक्ट्स की तरफ लेकर के चला जाए, ठीक है। एक्ट छोटे छोटे हैं, कोई 1 दिन में हो जाएगा, कोई 2 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 3 दिन में एक्ट खत्म हो जाएंगे। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको मानसिक रूप से एक संतुष्टि मिल जाएगी कि यार मैं मूल विधि पढ़ रहा हूँ
और मूल विधि पढ़ते हुए मेरा सिलेबस कवर होता जा रहा है ना। और जब धीरे धीरे सिलेबस कवर होने लगता है ना दोस्तों, जब सिलेबस कवर होने लगता है तो एक मानसिक शांति और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब तो बस बीएनएस ही रह गया है, और वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इनके पढ़ते पढ़ते इसके बारे में, यूपीएसआई के बारे में कोई खबर आनी होगी तो वो खबर आ जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अभी बीएनएस को बाद में देखेंगे, ठीक है। बीएनएस थोड़ा सा लंबा एक्ट भी है, क्योंकि उसमें हत्या है। हत्या किसको कहते हैं, आपका लूट क्या होता है, डकैती क्या होता है, बलात्संग क्या होता है, चोट क्या होता है, गंभीर चोट क्या होता है, उसको समझाने में थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है ना। मुश्किल आने का मतलब आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा बहुत प्यारे ढंग से। आपको जिंदगी में दरोगा बनने के बाद भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, और अभी भर्ती के बारे में कोई मतलब बात ही चल रही है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम एक्ट को देखेंगे, और एक्ट में कल जो 5 बजे क्लास आपकी रहने वाली है, हम सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम को देखेंगे। तो कल की जो 5 बजे की क्लास होगी वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम। भाई कौन ये टमाटर जैसे मुंह लाल कर करके भेज रहा है भाई, इनमें से फट जाएंगी भाई। नितिन मिश्रा, हाँ मैं नवीन सर को फोन देता हूँ भाई, चिंता मत करो। हाँ चलिए ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इतने सारे एक्ट जो हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना जरूरी है। अब इतने सारे एक्ट हैं ये, इन एक्ट्स में क्या हमको सब चीज रटनी है, तो नहीं। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, जरूरी फैक्ट के रूप में बता देता हूं। सबसे पहले आपको किसी भी एक्ट के बारे में डेट्स पता होनी चाहिए, डेट्स। और डेट भी 2 होती हैं, है ना, डेट भी 2 होती हैं। कानून जिस दिन पारित होता है ना, कानून जिस दिन पारित होता है, पारित होता है ना, पारित होता है ना, पारित होता है, यानी कि संसद से अनुमति मिल जाती है। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय भी है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद कोई बिल, है ना, कोई बिल, कोई विधेयक तब तक कानून या अधिनियम नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर न हो जाए। तो कानून कब पारित हुआ, यानी कि राष्ट्रपति महोदय ने किस दिन साइन करे इस पर, संसद ने किस दिन स्वीकृति कर दी, तो पारित होने की तिथि पूछता है। और साथ में किस दिन ये लागू हुआ, है ना, किस दिन ये पूरे इंडिया में लागू हो गया। जैसे 1 जुलाई 2024 को बीएनएस और बीएनएसएस लागू हो गए, तो ये डेट्स आपसे जरूर पूछता है। तो पहली चीज है आपको डेट याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि यदि एक्ट है तो उस एक्ट में कुल कितने अध्याय यानी कि कुल कितने चैप्टर्स हैं, है ना, उसमें कितने चैप्टर्स हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और आपको उसमें तीसरी चीज पता होनी चाहिए, मेन जो है, कि भाई कुल कितने सेक्शंस हैं, कुल कितनी धाराएं हैं, है ना, कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितने सेक्शंस हैं। यहां से भी डायरेक्टली प्रश्न आपके बन जाते हैं कि भाई उस एक्ट में कितने क्वेश्चन हैं, उस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, है ना, और ये कानून कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। ये तीन फैक्ट तो आपको हर एक एक्ट के बारे में जो आपके सिलेबस में है पता होना ही चाहिए। और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो हमको क्या क्या पढ़ना है ये हमने देख लिया है। और अब आखिरी पॉइंट जो है हमारा, कि हमारी क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जिसको अभी मुझसे मोहब्बत नहीं हो रही है, चंद दिन रुकिए, मुझसे मोहब्बत लाजमी हो जाएगी। इस पर ध्यान देंगे तो ये जन्मजात निशान है जो बना हुआ है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको टैटू मान लीजिए, ठीक है। और मेरे भावनाओं के, मेरे विचारों के बारे में भी आप जान जाएंगे। मेरी कक्षा से बाहर मैं भी राजनीतिक सोच को अपने जीवन से बाहर रखता हूँ। आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी राजनीतिक सोच को बाहर रखिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिज्ञ आपकी गरीबी में, आपकी दिक्कतों में खड़ा नहीं होगा। अपनी समस्याओं को खुद दूर करेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, आपको आनंद आएगा। दिन क्लास का शेड्यूल, तो भाई हम लोग ये जो आपकी क्लास करेंगे वो मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपकी क्लास रहेगी। संडे में आप रिवीजन करिएगा या कुछ में विशेष, ठीक है। तो जो क्लास का शेड्यूल रहने वाला है वो डेली आपका मंडे से सैटरडे, डेली नहीं, मंडे से सैटरडे चलेगा। समय क्या होगा, समय होगा शाम के 5 बजे, है ना, डेली हम शाम के 5 बजे मिला करेंगे यूट्यूब चैनल पर। और ये जो बैच है आपका मूल विधि है, ये फ्री है सभी के लिए, यूट्यूब पर इसका आनंद लेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसमें थ्योरी की क्लास जो है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक चलेगी, है ना। सोमवार से शुक्रवार तक हम एक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। कोई भी एक्ट होगा जैसे भी खत्म हो जाएगा, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, है ना, उस तरह से लेकर के चलेंगे।
तो थ्योरी हम पढ़ेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और सैटरडे के दिन है ना, शनिवार के दिन हम लोग क्या काम करेंगे दोस्तों, जितना भी हमने काम किया है उसके सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो संभावित क्वेश्चन हैं जितने भी बन सकते हैं उनके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, एक टेस्ट की तरह से आप इसको मान सकते हैं, है ना। तो ये शेड्यूल है आपका, सोमवार से शनिवार तक पढ़ेंगे, शाम को डेली 5 बजे लाइव ऑन द रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल। थ्योरी क्या रहेगी, थ्योरी मंडे से लेकर फ्राइडे, है ना, और एमसीक्यू सैटरडे यानी शनिवार के दिन इसी टाइम पे 5 बजे हम करेंगे एक टेस्ट के रूप में। तो पूरे की पूरी रूपरेखा, पूरा का पूरा खांचा मैंने आपके लिए खींच दिया है, पूरी उम्मीद है, हाँ है ना, इसको अच्छे समझो, अच्छे से। हाँ अभी कोई बच्चा पूछ रहा है सर ये समाप्त कब हो जाएगा, अरे भाई शुरू तो होने दो, ठीक है, अपने पास पर्याप्त समय है ना, और आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल भी इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा, जितना ज़रूरी है उतना ही बताऊंगा, बस धैर्य से मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, पूरे क्रम से मैंने आपको बता दिया। इसका पीडीएफ जो है आप वो रोजगार विद अंकित जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर के ले सकते हैं। देखो कितने ढंग से मैंने आपको बताया है, आपको आनंद आया होगा, परिभाषा वगैरह सब मैंने बता दी आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये पूरे 7 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मैंने सिलेबस जानकारी वगैरह पूरी आपको दे दी है, और एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर्ड, है ना, और कोई